नमस्कार दोस्तों। तो ये आपके उत्तराखंड एलटी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपकी जो शिक्षा अभिरुचि है उससे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। इस कथन का संबंध किस दर्शन शास्त्री से है? कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिससे उसमें क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये किसका स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है? जे.एस. मिल का है, टैगोर का है, कांट का है या फिर सुकरात का है? तो ये स्टेटमेंट है आपका कांट का। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, आपका रिमांड ने कहा था। व्यक्तित्व जीवन का आदर्श है, टीपी नन ने कहा था। वंशानुक्रम मनुष्य के पशु रूप की व्याख्या करता है, लेडीज ने कहा था। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो ये सब आपके क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से नकारात्मक अभिप्रेरणा के अन्य नाम नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा, अजैविक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा या फिर जन्मजात अभिप्रेरणा। जो आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, जो आपका नेगेटिव मोटिवेशन होता है, उसका क्या नाम नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि जन्मजात अभिप्रेरणा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से असंगत को का चुनाव करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका सिद्धांत दिया गया है और यहाँ पे आपके क्या है, मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल सही। जो इसका आप क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोलते हैं, बिल्कुल सही। थॉर्नडाइक ने किस पे आपका जो है आपका एक्सपेरिमेंट किया था, वो था आपकी बिल्ली पे। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है, जो रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत जो है, वह जीन प्याजे ने, बिल्कुल गलत। जीन प्याजे ने जो है वह क्या है आपका संज्ञानात्मक आपका विकास के जो 4 चरण दिए हैं, और जीन प्याजे आपका क्या है, संज्ञानवादी हैं। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपका स्किनर ने दिया था, बिल्कुल सही है। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत आपका पैवलोव ने दिया था, बिल्कुल सही है। तो आपको कौन सा आंसर इसमें आपको पूछा गया है, गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो पुनर्बलन आपका जो व्यवहारवादी मानते हैं, जिसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, आपका अनुक्रिया मानते हैं, उद्दीपक भी मानते हैं, प्रत्यक्षीकरण नहीं मानते हैं। तो यही आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सीसीई के 1 वर्ष पाठ्यक्रम के अंतर्गत रचनात्मक मूल्यांकन की कुल संख्या कितनी थी, आपसे पूछा गया है। सीसीई आपका कब आया था? ये आपका आया था आरटी 2009 के तहत आपका आया था। सीसीई क्या होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसे हम कहते हैं, जिसमें कि बच्चा का जो है, हमें क्या है आपका, जैसा आपका हाफ ईयरली होता है, फिर आपके टर्म टेस्ट होते हैं, फिर आपका एनुअल एग्जाम होता है, उसी प्रकार से आपका जो है ये सीसीई जो था आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, समग्र विकास के लिए आपका ये प्रोग्राम आया था, आरटी 2009 के तहत आया था। ठीक है, और इसको जो क्या है 2010 में आपका लागू कर दिया गया था। और यहाँ पे पूछा गया है कि इसके अंदर जो है रचनात्मक मूल्यांकन की कुल कितनी संख्याएं थी, 4, 5 या फिर 6? तो आपको याद रखना है 4 इसके अंदर जो है क्या है आपकी मूल्यांकन की संख्या थी। निम्न में से इनपुट युक्ति नहीं है, इसके स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन या फिर पॉइंटर। इनपुट युक्ति नहीं है, तो स्कैनर जो होता है वो इनपुट है, लाइट पेन आपका इनपुट है, माइक्रोफोन आपका इनपुट है, लेकिन पॉइंटर आपका इनपुट नहीं है। पॉइंटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो ये आईसीटी से आपका प्रश्न हो गया। ई अधिगम की विशेषता क्या है? अधिक लचीला होना, बिल्कुल सही है। मितव्ययी होना, बिल्कुल सही।
मुक्त परिस्थिति का होना बिल्कुल सही, या फिर उपरोक्त में से सभी, तो सभी आपके सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ई अधिगम की ये प्रश्न आपका आ चुका है। नहीं, यहाँ पे जो है आपका पूछा गया है, सॉरी, ये आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है कि ई अधिगम की जो है विशेषता नहीं है। ये आपका अलग प्रश्न है कि यह आपका क्या है, एक नवीन प्रयत्न है। बिल्कुल सही है। यह परंपरागत अधिगम है, परंपरागत नहीं है ये। यह छात्र केंद्रित है, बिल्कुल सही है। यह वास्तविक अधिगम के अवसर देता है, अवसर देना आपका सही होता है। तो ई अधिगम की विशेषता नहीं है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सूक्ष्म शिक्षण जो है आपका, माइक्रो टीचिंग जो है, उसका क्या सही क्रम है, ये आपसे पूछा गया है। तो माइक्रो टीचिंग जो है वह किसने आपका जो इसकी खोज करी थी, ये थे आपके ड्वाइट एलन ने खोज करी थी आपका। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की थी आपका सबसे पहले। तो यहाँ पे पूछा गया आपका, सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, फिर आप शिक्षण करेंगे, फिर आप प्रतिपुष्टि करेंगे, फिर आप पुनर्योजना बनाएंगे, पुनर्शिक्षण करेंगे। ठीक है, पुनर्शिक्षण और फिर पुनर्प्रतिपुष्टि करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या है, प्लानिंग करेंगे, फिर आप टीचिंग करेंगे, फिर फीडबैक देंगे, फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक देंगे। यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? जो आपका डिसलेक्सिया है, आपका मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, पठन विकार है, या फिर व्यवहार संबंधित विकार है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, आपका जो है पठन संबंधित आपका विकार है डिसलेक्सिया। नई शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज को कितने भागों में बांटा गया है? 10, 4, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, के कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें पूछा गया आपका दस्तावेज को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या फिर अध्याय 6? सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अध्याय जो है वह आपका क्या है, अध्याय 4 है आपका आरटीए का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आरटीए का जो 17 अध्याय है उसमें क्या है, आपको याद रखना है कि 17 अध्याय में क्या है, आपको जो है बच्चे को क्या है, दंड नहीं देना है। ठीक है, टीचर को क्या है, बच्चे को दंड नहीं देना है। आपका 27 में है, और 28 पे क्या है आपका, कि आपको क्या है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है आपका, कि 17 से आप याद रखेंगे कि 17 पे क्या है, खतरा, यानी अगर आपने बच्चे को मारा आपको क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि 17 पे खतरा है, यानी क्या है, 17 पे आपको बच्चों को क्या है, दंड नहीं देना है। 28 पे आपका प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। ये आपका आरटीई की आपकी टोटल कितनी धाराएं थी आपकी, 38 आपकी आरटीई की धाराएं थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो आपका 2005 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मनमोहन सिंह, DS कोठारी, सैम पित्रोदा या फिर नीलोपल चटर्जी? तो जो आपका NKC आपका नेशनल जो नॉलेज कमीशन है या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे, और यह उस समय आपके प्रधानमंत्री जो थे वह थे आपके मनमोहन सिंह। यह आपका क्या है, एक एडवाइजरी काउंसिल है, जो कि सलाहकार समिति है, जो कि आपको प्रधानमंत्री की सलाह के लिए बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? जॉन डीवी ने, एडम्स ने, डी रिमांड ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिमुखी आयाम जो है वह माना था आपका जॉन डीवी ने, और एडम्स ने क्या माना था, दो मुखी आयाम माना था, कि एक शिक्षक है एक विद्यार्थी है। लेकिन जॉन डीवी ने कहा था आयामी प्रक्रिया है, जिसमें आपका एक शिक्षक हो गया, एक आपका जो है बालक हो गया, विद्यार्थी हो गया, और एक आपका क्या है, पाठ्यक्रम करिकुलम हो गया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अगर आपको ऐसे ही MCQ का सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तभी आपको जो है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और अच्छे MCQ लाते रहें। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस सिद्धांत का संबंध यथार्थवाद से है? कि प्रत्यक्ष सत्य है, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान की द्वार है,
अव्यय का सिद्धांत या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपसे पूछा गया यथार्थवाद का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष सत्य है, बिल्कुल सही। ज्ञानेंद्र ज्ञान के द्वार है, बिल्कुल सही। अवयवों का सिद्धांत, बिल्कुल सही। तो यानी उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर है। ठीक है। सच्ची शिक्षा को मशीन से बना सूत्र नहीं होना चाहिए, यह कथन किस दर्शन शास्त्री से है? कि सच्ची शिक्षा को मशीन से बना सूत्र नहीं होना चाहिए। अरविंदो घोष, प्लेटो, गांधी या फिर अरस्तु? एक स्टेटमेंट आपका जरूर आएगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी, कि सच्ची शिक्षा को मशीन से बना सूत्र नहीं होना चाहिए। ये आपका अरविंदो घोष का है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में शिक्षा प्रणाली का कौन सा नया ढांचा लागू किया गया है? 5+3+3+4, 5+4+3+5 या फिर 5+3+3 4+5? तो इसका आंसर आपको पता होगा, 5+3+3+4। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके आपके जो है, इसको आप अगर इंग्लिश में ध्यान में रखेंगे, इंग्लिश में है आपका FPMS, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इसके आपको वर्ष भी याद रखने हैं। ठीक है, ये आपका 3 से 8 वर्ष तक का है पहली चरण, और दूसरा चरण है 8 से 11, तीसरा आपका 11 से 14, और आपका जो है ये है आपका 14 से 18। इसकी आपको साल भी पूछे जा सकते हैं। पहला है 3 से 8, अगला है 8 से 11, फिर है 11 से 14 और अगला है 14 से 18। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत समाहित किया गया था आपका प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या फिर ए और बी दोनों? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका, जो आपका कब आया था? आपका 2001 में आया था। ठीक है। इसके तहत जो है आपका, यह कौन सी कक्षा के लिए था? तो ये 1 से 8 तक के लिए था, प्राथमिक के लिए था और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए था ये आपका। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए और बी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन 2009 को कितने भागों में विभाजित किया था? 3, 4, 5 या फिर 6? जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इससे आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो कितने भागों में उसने अपनी जो रिपोर्ट तैयार करी थी? तो ये आपका 5 भागों में इसका सही आंसर है। आपको ध्यान में रखना है, 5 भागों में उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी। डाइट का कार्य क्या है? आपसे पूछा गया है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है डाइट, उसका कार्यक्रम क्या है? आपसे पूछा गया है। प्राथमिक, निरौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित शिक्षकों का प्रशिक्षण करता है, बिल्कुल सही है। सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण करता है, बिल्कुल सही। संदर्भ केंद्र और अधिगम केंद्र के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही। यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह शिक्षा प्रणाली जिसमें औपचारिक शिक्षा का बंधन नहीं है, जिसके द्वार सभी के लिए खुले हैं तथा जिसमें बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी शिक्षा है? आपसे पूछा गया है। ठीक है, जिसमें औपचारिक शिक्षा का बंधन नहीं है, ठीक है, फॉर्मल नहीं है यानी इनफॉर्मल शिक्षा मिलती है, और कोई बाध्य नहीं है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि खुले शिक्षा आपको मिलती है। पत्राचार शिक्षा, खुली शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या फिर संवैदिक शिक्षा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खुली शिक्षा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपन एजुकेशन बोलते हैं। आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न हैं आपके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं, तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस वर्ष तक सभी को प्रारंभिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया था? ठीक है, कि आपको जो सर्व शिक्षा के तहत कितने वर्ष तक आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया था? 2003, 2007, 2010 और 2012? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2010 तक सभी को आपको प्रारंभिक शिक्षा देनी है। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में वित्तीय और अन्य दायित्वों को केंद्र और राज्य सरकारों में बांटने संबंधित समवर्ती उत्तरदायित्व का प्रावधान है? ठीक है, यानी आपका केंद्र और राज्य में जो है आपका जो है जो बजट है शिक्षा का, वह बंट जाएगा।
ये आर्टिकल की किस धारा में बताया गया था आपका? 6, 7, 8, 9। तो आर्टिकल की धारा जो है 7 में ये आपका उल्लेख है कि कुछ परसेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ परसेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी आपका पढ़ाई में। तो इसका आंसर है आपका धारा 7 में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता की कितनी श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? 7, 16, 21 या फिर 23? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 आपका जो है RPWD राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो 2016 में आई थी। इसमें आपका जो है 21 आपका जो है जो आपकी डिसेबिलिटी जोड़ी गई थी, ठीक है। और यह किसको आपका जो है बदल के आया था? तो ये PWD एक्ट 1995 को बदल के आपका ये नया लाया गया था RPWD एक्ट। जो आपके दिव्यांगजन हैं उन्हें जो है आपका 4% आरक्षण आपका मिलेगा जो भी गवर्नमेंट जॉब है, और 3% आरक्षण जो है वह उन्हें क्या है आपका जो है कॉलेज एडमिशन में मिलेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 4% आरक्षण उन्हें कब मिलेगा? जो आपके टीचिंग जो आपके जॉब्स होती हैं उनमें 4% आरक्षण मिलेगा, और 3% उन्हें क्या है स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए मिलेगा जो आपके दिव्यांग बच्चे होते हैं। कोठारी आयोग की शिक्षा से संबंधित पंचमुखी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। उत्पादन में वृद्धि बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास बिल्कुल सही। शिक्षा का आधुनिकीकरण बिल्कुल सही। पर्यावरण शिक्षा के बारे में नहीं कहा है आपका कोठारी कमीशन के पंचमुखी जो आपका कार्यक्रम था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है पढ़ाना, रोजगार देना, ज्ञानवान बनाना या फिर कौशल विकास तथा संवर्धन करना। तो प्रशिक्षण जो आपका ट्रेनिंग होता है क्यों देते हैं आप? तो कौशल का विकास करना तथा संवर्धन। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा आधुनिकीकरण से कौन सा घटक संबंधित है? शिक्षा का तकनीकी विकास करना, शिक्षा का उच्चीकरण करना, शिक्षा का निजीकरण करना या फिर उपयुक्त में से सभी। कि शिक्षा आधुनिकीकरण से कौन सा घटक संबंधित है? तो इसका मतलब आधुनिकीकरण मतलब क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है आपका? यानी तकनीकों का विकास करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षा का तकनीकी विकास करना। शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? इससे पहले भी मैंने बताया था। कोठारी कमीशन जो है 1964 में आया था आपका। तो इसने क्या है आपका पंचमुखी कार्यक्रम की सिफारिश की थी। शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में बांटा गया है? जो आपका सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है आपकी, ठीक है, जो आपका राजीव गांधी के समय की आपकी पॉलिसी है, उसका जो दस्तावेज कितने भागों में बांटा गया था? 11, 13, 12 या फिर 15? सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 दस्तावेजों में बांटा गया था। 31वां प्रश्न भी डाला है मैंने आपका, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर करें कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। कि एनसीईआरटी के क्षेत्र में शामिल है पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक या फिर माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। यह आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी के क्षेत्र में कौन सा आपका शामिल है, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।